नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। चुनाव संपन्न हो चुका है हरियाणा के अंदर। दूसरी बात, अब चुनाव के रिजल्ट की बारी आएगी 4 तारीख को। इस बार लोग इतने चुप क्यों हैं? क्यों, किन मुद्दों को लेकर के लोगों ने वोट डाला और लोगों की चुप्पी के पीछे क्या राज है? इन सभी बातों को, इन सभी परतों को खोलने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपने भी देखा होगा ऐसा चुनाव जो कि अब की बार हुआ है, पहले क्या इसी तरह का चुनाव हुआ है? क्योंकि इस बार लोग जो है बिल्कुल चुप है। बड़े बड़े विश्लेषक भी जो है वो पूर्ण रूप से अभी तक जानकारियां नहीं जुटा पाए कि आगे आने वाला रिजल्ट किस ओर मुड़ रहा है, कांग्रेस की ओर या बीजेपी की ओर। 2024 के बाद, मतलब कि 4 के बाद 24 में लगभग 20 साल बाद ऐसा चुनाव आया है जिसके परिणामों को लेके विशेषज्ञ भी कोई एक राय नहीं बना सके। विशेषज्ञ तो छोड़ो, पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं या जिन्होंने चुनाव लड़े हैं वो भी गारंटी से ये नहीं कह पा रहे कि मैं चुनाव जीतूंगा, एक आध को छोड़। फंसे हुए चुनाव हैं। 2004 में जब चुनाव हुआ था, सबसे ज़्यादा उस टाइम शोर शराबा हुआ था। इंडिया शाइनिंग को लेके बीजेपी मैदान में थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उस टाइम चुनाव टाइट पोजीशन में आया था। 2009 में जब चुनाव आया तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नहीं थी। कांग्रेस जो कि यूपीए के बैनर पर लड़ रही थी वो मजबूत स्थिति में थी। उसके उम्मीद के अनुसार वो भी आए थे परिणाम भी। 2014 में कांग्रेस के खिलाफ एक वेव चली थी। भ्रष्टाचार के आरोप थे कांग्रेस पे बड़े गंभीर, और भाई भतीजावाद, खासतौर पर मोदी जी नए चेहरे के रूप में आए थे, और उससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन भी हुआ था। तो लोगों में एक जोश था वोट को लेकर, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी मेजोरिटी के साथ चुनाव जितवा दिया। उसके बाद आया चुनाव 2019 का। चुनाव से कुछ महीने पहले पुलवामा में टेररिस्ट अटैक हुआ। लोगों के अंदर गुस्सा था, कोई हमारे सेना के जवान मारे गए। और उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ, भारत ने उसका माकूल जवाब दिया, वहाँ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किए। साथ में जो यूथ 2014 में जुड़ा था उसको उम्मीद थी भी अभी 14 में, 19 में नहीं तो 24 तक नौकरियां मिल जाएंगी। सरकार के वायदे कई थे। इस दौरान आपके नोटबंदी भी आ गई, उससे लोगों के व्यापार पे फर्क पड़ा। फिर भी लोगों को उम्मीद थी भी हो सकता है कुछ ठीक होगा आगे। 2020 में कोरोना आ गया। कोरोना ने आर्थिक रूप से और कमर तोड़ दी, तो सरकार चाहकर भी कोरोना के बाद ज़्यादा लोगों को बेनिफिट नहीं दे पाई। परंतु सरकार ने कहीं ना कहीं मीडिया के थ्रू अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। सरकार दो उस पर काम करती रही। एक तो अपनी कमजोरी को सामने नहीं आने दिया, चाहे कई कमजोरियां थी कोरोना के टाइम में सरकार की। बहुत लोग चले गए, कईयों को इलाज नहीं मिल पाया, बहुत बड़ा इश्यू था। परंतु सरकार ने अपनी नाकामयाबी को उठने नहीं दिया। दूसरा, उन्होंने जो विपक्ष था उसको कहीं ना कहीं रगड़े रखा। आप देखो, ईडी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। एक जिन लोगों ने 2014 से पहले भ्रष्टाचार किया था उनके ऊपर एक टेरर बैठ गया, तो सरकार के खिलाफ आवाज उठनी भी बंद हो गई। तो 2024 का जब चुनाव आया, जनवरी तक ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा अब की बार फिर चुनाव लड़ेगी। चुनाव घोषणा के बाद मार्च में आपका चुनाव घोषित हो गया। उससे पहले राम मंदिर, 2000 जनवरी में राम मंदिर। तो जब चुनाव घोषित हुआ मार्च में, तब भी ये माना जा रहा था कि भाई चुनाव
में भारतीय जनता पार्टी दूसरों से काफ़ी आगे है। अब हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। हरियाणा में स्थिति कहीं दूसरी थी, जिसको केंद्र सरकार भांप चुकी थी। किसान आंदोलन, अग्निवीर, महंगाई, इनके अलावा सरकार को यह आभास हो गया था कि हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार 10 सालों में से जो हरियाणा में है उसकी भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी पनप रही है। तो सरकार, मोदी जी ने मार्च में जैसे ही चुनाव घोषित होने थे उससे ठीक पहले मोदी जी ने खट्टर जी को चलता कर दिया ताकि कुछ हद तक विरोध को दबाया जा सके। अप्रैल के फर्स्ट वीक में माहौल वैसा चलता रहा। कांग्रेस तब तक सीन पे नहीं आई। चुनाव के फेज शुरू हुए। देश में कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से महंगाई और भ्रष्टाचार और जो ये फौज का मुद्दा था, जिसमें मतलब अग्निवीर, इसको जोर शोर से, और संविधान का, एससी के नाम वोट, क्योंकि मायावती जैसे जैसे कमज़ोर हो रही थी तो एससी वोट को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने संविधान का इश्यू उठाया। भाई भाजपा अगर सत्ता में आई तो संविधान को बदलेगी। तो भाजपा के भी कई नेता थे जो बीच बीच में बयान देते रहे भी संविधान में चेंज करेंगे। जब उन्हें नुकसान होता दिखाई दिया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, संविधान के अनुच्छेद तो कोई भी बदलता। परंतु कांग्रेस अनुच्छेद की बात नहीं कर रही थी, कांग्रेस कह रही थी इस पूरे संविधान को बदलेंगे। तो उसका असर इधर भी दिखाई देने लगा। राहुल जी तो सर संविधान की किताब लेके चलते थे। उसका असर फिर हरियाणा में भी दिखाई देने लगा। लोगों में एक उत्सुकता बन गई कि हरियाणा में कांग्रेस किसको उम्मीदवार बना रही है। तो उसकी एक पब्लिसिटी मिलने लग गई उन्हें। उस उत्सुकता जो बनी ना लोगों में, उसने उन्हें एक तरह की पब्लिसिटी देनी शुरू कर दी। 1 महीना कांग्रेस के नेताओं को इस बात पर चर्चा चलती रही भी कौन आएगा, आज भिवानी में ये लड़ेगा या ये लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को लोग भूल गए, कांग्रेस की टिकटों पे चर्चा ज्यादा शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से चाय की दुकान थी, हर जगह पर यही तो उन्हें इस चीज का फायदा मिल रहा था। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही थी कि टिकटें एन मौके पे जारी करोगे तो इसका फायदा मिलेगा। तो अप्रैल के एंड में आते आते कांग्रेस ने अपनी टिकटें घोषित कर दी। अब कांग्रेस ने देखो टिकटें अपनी बार सोच समझ के और एक समझदारी से टिकटें करी। उन्होंने ये नहीं भी ये इस खेमे का इसको दे दो, ये इस खेमे का इसको दे दो, बंदर बांट नहीं करी। एक आध है टिकट ऐसी, परंतु 10 में से 8-9 टिकटें हैं। लोगों का ये मानना है ठीक है। अब वो कैंडिडेट जब मैदान में आए, पहले से ही उन्हें प्रचार मिल चुका था बहुत, बिना किसी भागदौड़ के। उन्होंने फिर ये मुद्दे उठाने शुरू करे, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, किसान आंदोलन। किसानों का साथ कांग्रेस को मिलना शुरू हो गया। जगह जगह भाजपा के नेताओं का विरोध शुरू हो गया किसान संगठनों द्वारा। जनता के अंदर एक भावना बनने लगी भी किसान आंदोलन, जो किसान बेल्ट थी जहाँ जा गई वहाँ कांग्रेस उभर के आ गई। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे जाने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव जीता था 2019 का, तो उनके वोट परसेंटेज जो था 50 से लेके 63-65% तक उन्होंने पोल लिया था विभिन्न 10 हल्कों। अब जो यूथ था वो पहले सरकार से निराश था, चाहे वो कांग्रेस की तरफ गया ही नहीं गया। पोलिंग में देखने को मिला कि पोलिंग कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो लोग निराश थे, जिन्होंने अभी कांग्रेस को नहीं अपनाया था, उन्होंने पोल ही नहीं किया शायद। और अब आप ये देखो, जो भारतीय जनता पार्टी की बेल्ट है, शहरी बेल्ट या जहां किसान कम है, उस बेल्ट में पोलिंग किसान बेल्ट से कम हुई है। बिल्कुल, इस बार युवा भी देखने में आया सर, वोट देने के मुकाबले में घूमना ज़्यादा पसंद कर रहा है, उसको छुट्टियां मिल गई। जैसे आप भिवानी जिले में आ जाओ, पोलिंग कहाँ ज़्यादा होती है? लुहारू, बाडड़ा, दादरी, किसान
आंदोलन प्रभावित, भिवानी शहर में सबसे कम। फिर आप सोनीपत आ जाओ, सोनीपत प्रॉपर को छोड़ के सफीदों है, जुलाना है, इन इलाकों के अंदर, और जींद प्रॉपर को छोड़ दो, ग्रामीण इलाकों में फिर पोलिंग ज़्यादा है। इसी प्रकार रोहतक शहर में पोलिंग कम रही है आपकी, ग्रामीण अंचल में फिर पोलिंग ज़्यादा है वहाँ भी। अंबाला, अंबाला के खास तौर पे जैसे इस अंबाला सिटी है, यमुनानगर सिटी है, वहाँ पोलिंग कम है। सडोरा, नारायणगढ़, जगाधरी, कालका, यहाँ पोलिंग फिर ज़्यादा है। इसी प्रकार सिरसा किसान आंदोलन से प्रभावित इलाका था, 69% पोलिंग है, सिटी की चाहे 66-7 है, परंतु ग्रामीण अंचल की फिर वहाँ ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इसने जो मार्जिन था ना 50 से लेके 65% तक का, उसमें डेंट डाला है। वो मार्जिन कम होता चला गया, वो ऐसा दिखाई देने लगा कि वो 50, कहीं तो वो 45 के नीचे चला गया, कहीं वो 55 में रह गया। अब इतना जब थोड़ा मार्जिन रह जाएगा, जहां भी 1-2% और ऊपर नीचे हुआ वो सीट गई। तो इसीलिए कोई भी दल, कांग्रेस तो उठी है, अब कितनी उठी है ये तो वक्त बताएगा। भाजपा जो डाउन आई है, जो 65 से लेके 55 के आसपास आ रही है, नीचे आ रही है अब 45 के आसपास, वो कितना मार्जिन टूटता है तो वो अंदाजा नहीं लग पा रहा। आज आप ये कह रहे हो कि ये सीट 40,000 से जीत रहे हैं, 40,000 का क्या पता 20 एक तरफ और चले गए तो वो सीट गई। तो कोई भी नेता अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पा रहा। आपकी सिरसा, रोहतक, गुड़गांव, करनाल, इसमें एज दिखाई देता है, चाहे 2 में बीजेपी का, 2 में कांग्रेस का। बाकी 6 सीटें वो अंबाला और कुरुक्षेत्र, सिरसा, सोनीपत, ये फरीदाबाद, ये भाजपा के लिए कहीं ना कहीं, फरीदाबाद नहीं मैं मानता, खासतौर पर किसान बेल्ट वाली तीनों सीटें, सिरसा, अंबाला, सोनीपत प्लस में कुरुक्षेत्र, ये सरकार के लिए खतरे की घंटी है भाजपा के लिए। भिवानी, अब भिवानी में भी आधी बेल्ट किसान प्रभावित थी। किसानों में जो जाट वर्ग था खास तौर पे, वो सरकार से बहुत ज्यादा खफा था। अब जो किसानों के इलाके हैं उनमें बम्पर पोलिंग हुई है, तो सरकार को कहीं ना कहीं उसमें खतरा है। एक चीज़ और भी देखने में आई सर, क्योंकि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी विश्लेषक ये जानकारी नहीं जुटा पाया कि किस विधानसभा क्षेत्र से किसको जो है एज मिल रहा है, क्योंकि हालात इस प्रकार के हैं, इस बार वोटर भी चुप है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो चुनाव जब नजदीक आ जाता है, जहां 2-4% में हार जीत रह जाती है, पहले जहां आपकी 15 से 20% तक की हार जीत थी वो दिखाई दे जाती थी, अब हार जीत रह गई 2-4% में। 2-4% का मतलब क्या है कि 25,000 से लेकर 75,000 के बीच में मैक्सिमम हार जीत ये है। तो इसलिए कोई भी कैंडिडेट दावे से नहीं कह पा रहा कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। चुनाव जीतने के 2 दिन बाद भी कैंडिडेट चुप बैठे हैं, कोई खुल के नहीं आ रहा सामने। चुनाव हो गया, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे 10 सीटें जीतेंगे, परंतु खुल दावे से कोई नहीं कह रहा कि मैं ये चुनाव जीत रहा हूँ। कांग्रेस वालों से बात करो तो कह देंगे बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी से कह दो तो 10 पे कमल खिलेगा। भाई अपनी सीट बताओ ना, आपकी सीट पे क्या है। वो भी लगातार कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि किस बूथ के ऊपर मैंने कितने आपको वोट मिल बताया रहे ना, हैं। मार्जिन बहुत कम है। हरियाणा में सभी सीटों पर लगता मार्जिन 1 लाख के बीच में रह जाएंगे। तो ये 1% से लेके 5% तक का डिफरेंस है। तो जब ये 5% तक के बीच में खड़े हैं, तो तभी तो सारे अंदर से अभी घबराए हुए हैं
तो कोई खुल के नहीं कह पा रहा, किसी का वर्कर अभी खुल के लड्डू नहीं बांट पा रहा, सभी 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब अपन भी मतदाता ने क्या फैसला लिया हमें भी 4 को पता चलेगा, परंतु इतना जरूर है कि मुकाबले कड़े हैं और चौंकाने वाले परिणाम भी आ मतलब कि जिस प्रकार से मोदी जी ने हरियाणा के अंदर नेतृत्व को बदला था, खट्टर जी को बदल करके सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, उसका भी मतलब कोई फायदा बीजेपी को ज़्यादा सा मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी को देख करके उनको बदला गया था, तो अभी भी एंटी इनकम्बेंसी उतनी ही रही, क्योंकि लोगों ने उन्हें गाँव के अंदर नहीं घुसने दिया। जो बीजेपी के नेता थे वो गाँव में जाते थे तो उनको वही झंडे जो है काले झंडे दिखाना, उनके खिलाफ नारेबाजी होना, गांव में जैसे ही जाते थे उनके खिलाफ उनको जो है रैली नहीं करने देना, मीटिंगें नहीं करने देना, चाहे वो जेजेपी का नेता हो चाहे वो बीजेपी का नेता हो, हर जगह से उनको जो है दौड़ाया गया था। देखो, इसमें तो ये तो बात ठीक है आपकी कि मनोहर लाल जी को हटाने के बाद जो अपेक्षित परिणाम थे वो नहीं दिखाई दिए, परंतु फिर भी हो सकता है कि मनोहर लाल जी रहते तो विरोध शायद और ज़्यादा कड़ा होता। तो उन्होंने इस विरोध को रोकने के लिए भाजपा का ये फैसला था और कहीं ना कहीं ये केंद्रीय नेतृत्व का ठीक फैसला था। अगर हो सकता है कि मनोहर लाल जी रहते तो विरोध मुखर हो सकता था। अब मुखर ज़्यादा नहीं हुआ परंतु एक हद तक मुखर हुआ है। तो आने वाले टाइम में अब 4 दिन की 5 दिन की बात है, फिर जाके कहीं अपने को पिक्चर करिए। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से जो हालात बने थे, हरियाणा के अंदर चुनाव जो है वो बेशक से संपन्न हो चुका है। विश्लेषक बड़े बड़े जो हर बार बता देते थे कि इस बार इस सीट से ये वाला कैंडिडेट जीत रहा है, लेकिन इस बार जो हालात बने हुए हैं, वोटर इतना चुप है कि उसने अभी तक अपने ढोल की पोल किसी को भी नहीं दी है। उसने अपने पेट के अंदर ही बात को रखा हुआ है। साइलेंट वोट इतना ज़्यादा है, मुद्दों की लड़ाई इतनी ज़्यादा थी कि अब की बार कार्यकर्ता भी कोई अनुमान नहीं लगा पा रहे, चाय की चुस्कियों पर कोई अंदाजे नहीं लग पा रहे हैं। आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। नमस्कार।